आज भी सबसे बड़ी सियासी हलचल महाराष्ट्र में देखने को मिलेगी, जहां चाचा और भतीजे की जंग के बीच आज का दिन बेहद अहम, क्योंकि आज दोनों गुटों की अलग अलग बैठक होनी है। आज पता चल जाएगा किसमें कितना दम है। अब तक जैसे महाराष्ट्र की हर हलचल और हर अपडेट आप तक एबीपी न्यूज ने सबसे पहले पहुंचाया है, आज भी हर खबर आप तक सबसे पहले सबसे सटीक अंदाज में हम ही पहुंचाने वाले हैं। अगली बड़ी खबर, अजीत पवार की एंट्री से शिंदे खेमे में बेचैनी बढ़ रही है। बीती रात शिंदे गुट की एक अहम बैठक हुई है। ये बैठक कहां हुई और बैठक में बात क्या हुई है, उसकी एक्सक्लूसिव डिटेल एबीपी न्यूज के पास है, आगे बताऊंगी आपको। शो में आज एक और बड़ी खबर यूसीसी को लेकर है, क्योंकि आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अहम बैठक होनी है। तो ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वाली बैठक कहां हो रही है, इस बैठक में क्या होने वाला है, कौन कौन इसमें शिरकत करेगा, इसकी सारी डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगी और साथ ही ये भी बताऊंगी कि यूसीसी को लेकर दिल्ली में कैसी हलचल लगातार बनी हुई है। तो शुरुआत कर लेते हैं। महाराष्ट्र में एनसीपी का संग्राम और तेज हो गया। आज दोनों गुट, मतलब चाचा का गुट, भतीजे का गुट, शरद पवार का गुट, अजीत पवार का गुट, दोनों गुट की तरफ से मुंबई में फिर से शक्ति प्रदर्शन की तैयारी है। आज सुबह 11 बजे अजीत पवार बांद्रा में बड़ी बैठक करने वाले हैं, जिसमें सभी समर्थक विधायकों को बुलाया गया है। और दूसरी तरफ शरद पवार ने दक्षिण मुंबई के वाईबी चौहान सेंटर में अपने विधायकों की बैठक बुलाई है। शरद पवार की बैठक होनी है दोपहर 1 बजे। तो पहले भतीजे अजीत पवार की बैठक 11 बजे से शुरू होगी बांद्रा में, वहीं दोपहर 1 बजे नारेमन पॉइंट पर वाईबी चौहान सेंटर में शरद पवार गुट की बैठक होनी है दोपहर 1 बजे। सीधे रुक करते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी रौनक कुकरे इस वक्त मौजूद हैं और जरा जानते हैं रौनक कुकरे से, आज तय होना माना जा रहा है, फैसला हो जाएगा कि एनसीपी पर दावा किसका, शरद पवार का या अजीत पवार का। रौनक, बिल्कुल निश्चित तौर पर जो पिछले 2-3 दिनों से जिस बात का कंफ्यूजन बना हुआ है रोमाना कि कितने विधायक और कार्यकर्ता किसके साथ है, दोनों ओर से अलग अलग दावे जो है वो किए जा रहे हैं। और आज एक बड़ा दावा अजीत पवार और उनके कैंप की तरफ से किया गया है कि लगभग 42 ऐसे विधायक हैं जिन्होंने अजीत पवार के पक्ष में एफिडेविट पर हस्ताक्षर किए हैं, जो राज्यपाल के पास सबमिट कराया गया है। मुख्य तौर पर मैं इस वक्त जहाँ पर सुबह 11 बजे अजीत पवार के फैक्शन की बैठक होने जा रही है वहाँ पर मौजूद हूँ। रोमाना, मैं आपको यहाँ की तस्वीरें दिखा दूं। मंच जो है यहाँ पर सज चुका है, सभी तमाम जो यहाँ पर बड़े नेता पहुँचने वाले हैं उनके लिए यहाँ पर डायस सज चुका है। और सबसे बड़ी बात, कल शरद पवार ने जिस बात को लेकर कहा था कि मेरे फोटो का इस्तेमाल जो है ऐसे लोग ना करें जो कि पार्टी लाइन से अलग भूमिका ले रहे, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्रमुखता से शरद पवार की तस्वीर जो है मंच पर सजाई गई है। दूसरा महत्वपूर्ण, अजीत पवार के फैक्शन तो अपने अलग अलग दावे कर ही रहा है, लेकिन शरद पवार जहाँ सुबह 1 बजे दोपहर को जहाँ पर बैठक होने जा रही है वहां पर भी पार्टी की तरफ से व्हिप जारी किया गया है, यानी अगर विधायक वहां पर नहीं पहुंचे तो उनके खिलाफ पार्टी एक्शन ले सकती है। और काफी गहमा गहमी महाराष्ट्र में देखने को मिल रही है, लेकिन निश्चित तौर पर आज प्रमुखता से लोगों के बीच में जो कंफ्यूजन है वो कहीं ना कहीं हद तक दूर हो जाएगा कि किसकी कितनी ताकत है। जी रोमाना, आज का दिन निर्णायक है और रौनक कुकरे वहीं पर मौजूद हैं जहां पर आप देख रहे हैं पीछे अजीत पवार गुट, जिसकी बैठक होनी है 11 बजे से। और इस बीच अगली बड़ी खबर आपको बताते हैं, अजीत पवार गुट के हरदाव पर शरद पवार गुट की भी नजर है। अब खबर है शरद पवार गुट की तरफ से विधायकों से शपथ पत्र पर दस्तखत कराए जा रहे हैं। इस पे लिखा है कि शरद पवार ही हमारे नेता हैं और हम उनके लिए निष्ठा रखते हैं। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी मृत्युंजय इस वक्त मौजूद हैं। जरा जानते हैं मृत्युंजय से, शरद पवार गुट की जहां पर बैठक होनी है वहां पर क्या तैयारियां की जा रही है, खासतौर से ये जो दस्तखत कराए जा रहे हैं शपथ पत्र पर, इसके बारे में बताइए मृत्युंजय। आपको जानकारी दूं, लेकिन इसके पहले जो फ्रेम में हम तस्वीर दिखा रहे हैं दर्शकों को उसके बारे में बता दूं। सुप्रिया सुले पहुंच चुकी हैं यशवंतराव चौहान सेंटर पर। ये जो आप सफेद रंग की कार देख रही हैं, पीछे की सीट पर सुप्रिया सुले बैठी हुई हैं। एक कॉल आया है जिसकी वजह से वो अभी गाड़ी से नहीं उतरी हैं, गाड़ी का दरवाजा खुला है और वो सीधे यशवंतराव चौहान का जो पीछे का गेट है वहां से वो सीधे यशवंतराव चौहान ऊपर सेंटर पर जाएंगी। आपको बता, देखिए सुप्रिया सुले आ रही हैं, हम उनकी प्रतिक्रिया लेने की कोशिश करेंगे। और देखिए एक बार हाथ हिलाकर अभिवादन करते हुए आगे बढ़ रही है हमारे कैमरे के लेंस की तरफ और उम्मीद करते हैं कि ये मीडिया से बात करके अपनी एक प्रतिक्रिया देंगे। समर्थक भाई क्या कहना चाहेंगे? भाई क्या संख्या बल है आपके पास?
क्या संख्या बल है? 2 विधायक लौटे हैं मैम, अभी 2 विधायक लौटे हैं मैम। क्या उम्मीद कर रहे हैं? दुसऱ्याचा भाड्याचा कार्यक्रम आहे. माझी हात जोडून विनंती आहे, तुम्ही जर तिथे थांबला तर बाकीच्या भाडेकरूंना गैरसोय होणार नाही. माझी हात जोडून विनंती आहे. तुम्ही जर तिथे गेला तर मी तिथे येईन. माझी हात जोडून विनम्रपणे विनंती. सुप्रिया सुले निवेदन कर रही हैं कि ये जो बिल्डिंग है उसका एक हिस्सा प्राइवेट है, तो वहाँ पर वो बात नहीं करेंगे मीडिया से और मीडिया स्टैंड पर बात करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि वाईबी चौहान में 1 बजे बैठक बुलाई गई है और महत्वपूर्ण बात यह है कि 1 बजे जो बैठक है उसके पहले 2 विधायक पहुंच चुके हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि इन 2 विधायकों में से एक विधायक जो थे वो अजीत पवार के शपथ विधि के दौरान भी मौजूद थे, जिनका नाम किरण लहमाटे है। किरण लहमाटे अहमदनगर के अकोले से विधायक हैं, वो मौजूद थे और जो दूसरे साथ ही साथ विधायक हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आपको दिखाते हैं, बहुत सारे जो समर्थक यहाँ पर उमड़ पड़े थे। 2 विधायक लौटे हुए हैं। पहला किरण लहमाटे जो कि अहमदनगर के अकोले से विधायक हैं, ये शपथ विधि के दौरान मौजूद थे और दूसरे विधायक हैं अशोक बापू पवार जो कि देवगिरी में जब एक बैठक हुई थी अजीत पवार गुट की, उस बैठक में मौजूद थे। लेकिन इन दोनों का बहुत महत्वपूर्ण बात है, इन दोनों का कहना है कि हम शरद पवार जी के साथ हैं और हमसे साइन कराया गया। ये बहुत बड़ा बयान है। इन दोनों का कहना है कि हमसे साइन कराया गया, यानी अब सवाल उठ रहा है कि जो अजीत पवार ग्रुप दावा कर रहा है कि हमारे पास 43 विधायकों के हस्ताक्षर वाले पेपर हैं, तो क्या वाकई उनसे जबरन साइन कराया गया है? इसीलिए निगाहें टिकी हुई हैं कि आखिरकार किसके साथ कौन होगा। थोड़ा सा मंच की तरफ लेकर चलते हैं क्योंकि संभवतः सुप्रिया सुले हो सकता है बातचीत करें यहाँ पर। दिखा दें कि बहुत सारे वाईबी चौहान सेंटर पर समर्थक पहुंचे हुए हैं और पूरे मुंबई भर में बैनर और पोस्टर से पूरा परिसर पटा हुआ है। वाईबी चौहान सेंटर पर ये तस्वीरें हैं और बहुत सारे जो समर्थक हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। आपको तैयारियों के बारे में बता दें तो जरा नज़र दौड़ाएं। धर्मेंद्र कैमरा जरा घुमाएं यहाँ यशवंतराव चौहान सेंटर के बाहर। देखिए किस प्रकार से जो समर्थक है वो सुबह से इकट्ठा होना शुरू हो चुके हैं। संभाजी ब्रिगेड के लोग आपको नजर आएंगे, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के युवक मोर्चा के लोग भी यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। पुलिस सुरक्षा बल बहुत है। आपको एक मुख्य दरवाजे की तरफ भी आपको लेकर चलता हूँ यशवंतराव चौहान सेंटर के, और देखिए किस प्रकार से बैनर पोस्टर से पूरा परिसर पटा हुआ है। हमने मुंबई की सड़कों पर देखा किस प्रकार से अजीत पवार गुट के समर्थन में बैनर पोस्टर लगे हुए थे, तो यहाँ सामने देखिए वाईबी चौहान सेंटर के बाहर इसी प्रकार से बड़े बड़े बैनर और पोस्टर लगे हुए हैं जिसपे लिखा गया है राष्ट्रवादी फक्त साहिबांची, यानी राष्ट्रवादी सिर्फ और सिर्फ साहब की है। और बहुत सारे बैनर पोस्टर लगे हैं जिसमें लिखा है 83 साल का योद्धा। तो मृत्युंजय आप यहाँ मौजूद हैं जहां पर शरद पवार गुट ने बैठक बुलाई है। यहां पर जिस तरीके से जमावड़ा जुटता हुआ आप कार्यकर्ताओं का देख रहे हैं और जो चर्चाएं यहां महाराष्ट्र के मुंबई के सियासी गलियारे में हो रही हैं, उसकी बात क्या अंदाजा लगाया जा रहा है? रविवार को जो कुछ हुआ उसके 3 दिन बीत जाने के बाद क्या शरद पवार गुट इस वक्त डैमेज कंट्रोल करता हुआ रविवार के मुकाबले आज मजबूत स्थिति में नजर आ रहा है क्या? देखिए रोमाना, शरद पवार के समर्थन में निश्चित तौर पर आवाजें आ रही हैं, बहुत ज्यादा संख्या बल आएगा, कार्यकर्ता उमड़ेंगे। लेकिन आज जो दिन है ना वो महत्वपूर्ण है, विधायक किसके पास है, क्योंकि इससे स्थिति स्पष्ट होगी कि किसका पक्ष ज्यादा मजबूत है, यानी किसका ग्रुप ज्यादा मजबूत है। ये कार्यकर्ता निश्चित तौर पर उनकी भावना है, शरद पवार के को मानने वाले लोग हैं, उनके समर्थक लोग हैं, तो दूर दराज से आए हुए हैं यहाँ पर और अलग अलग संगठनों के लोग आए हैं। लेकिन मायने रखता है कि विधायक कितने आते हैं और किसकी तरफ ज्यादा विधायक जाते हैं, महत्वपूर्ण है। 2 विधायक तो अब तक आ चुके हैं और ये भी बात महत्वपूर्ण है कि दोनों विधायकों ने ये कहा कि हमसे साइन कराया गया है एक पेपर पर, यानी कि जो अजीत पवार गुट दावा कर रहा है कि हस्ताक्षर किए हुए लोग हमारे साथ हैं, तो क्या वो साइन जबरन कराएगा? एक सवाल है। 2 विधायक लौटे हुए हैं, उसमें से एक विधायक तो बाकायदा शपथ विधि के दौरान मौजूद थे, तो क्या माना जाए कि जो शपथ विधि के दौरान थे उन्होंने अपना पाला बदल लिया है? 2019 में हर किसी ने देखा था क्या हुआ था। अजीत पवार ने शपथ लिया था डिप्टी सीएम का देवेंद्र फडणवीस के साथ में, लेकिन फिर 24 घंटे के अंदर कहानी पलट गई थी। सभी विधायक लौटकर इसी वाईबी चौहान सेंटर पर आ गए थे। तो ये तो कार्यकर्ता है रोमाना, तो आज ये देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार क्या होगा। फिलहाल यहाँ पर ताकत शरद पवार की जरूर नजर आ रही है, कार्यकर्ताओं का जमावड़ा जो वाईबी चौहान सेंटर पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि दोपहर 1 बजे शरद पवार ने बैठक बुलाई है, लेकिन उससे पहले ही कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं। पर जिस बात का जिक्र मृत्युंजय कर रहे थे कि नजर विधायकों पर रखनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वही निर्णायक साबित होगा कि एनसीपी पर पकड़ किसकी। चाचा और भतीजे के बीच छिड़े संग्राम में एक दिलचस्प तस्वीर सामने आई है। बांद्रा में जिस जगह पर अजीत पवार गुट की बैठक होने वाली है, वहां मंच पर लगे पोस्टर में सबसे बड़ी तस्वीर अगर किसी चेहरे की तो वो शरद पवार का चेहरा है।
यानी भले ही अजीत पवार ने शरद पवार के खिलाफ बगावत कर दी हो, लेकिन उनकी मीटिंग के पोस्टर में चाचा की तस्वीर को सबसे प्रमुखता से रखा गया है। एनसीपी में बगावत होने के बाद आज एनसीपी के दोनों ही गुट, अजीत पवार गुट और शरद पवार गुट, अपना अपना शक्ति प्रदर्शन करने जा रहे हैं। यानी कि संख्या बल दिखाने जा रहे हैं कि आखिरकार कितने विधायक, कितने सांसद शरद पवार के साथ हैं और कितने विधायक और कितने सांसद अजीत पवार के साथ हैं। लेकिन इस बीच मुंबई की सड़कों पर पोस्टर वार देखने को मिल रहा है। हम दक्षिण मुंबई में हैं, मंत्रालय के ठीक सामने हैं और यहाँ देखिए दोनों ही गुटों की तरफ से अलग अलग बैनर पोस्टर लगाए गए हैं। बड़े बड़े बैनर पोस्टर लगाए गए हैं, छोटे छोटे बैनर पोस्टर पूरे मुंबई शहर में लगाए गए हैं। सड़कों के किनारे, हाईवे किनारे, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, हर जगह पर इस प्रकार के बैनर नजर आ रहे हैं। अजीत पवार गुट का ये बैनर है, देखिए, जिसपे शरद पवार की तस्वीर ऊपर लगाई गई है और जिन मंत्रियों ने अजीत पवार के साथ शपथ ली उनकी तस्वीर है, जिस पर लिखा है कि महाराष्ट्र राज्य कैबिनेट मंत्री पद के शपथ लेने के लिए मनपूर्वक अभिनंदन। ये अजीत पवार के समर्थकों द्वारा लगाए गए बैनर पोस्टर हैं। वहीं ठीक पास में ही बहुत सारे बैनर पोस्टर ऐसे हैं जो कि शरद पवार गुट के बैनर पोस्टर हैं और उसमें लिखा गया है आम्ही सदैव साहिबान सोबत, मतलब हम हमेशा साहब के साथ हैं। आइए आपको लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि किस प्रकार से बैनर और पोस्टर की राजनीति हो रही है और बैनर और पोस्टर की लड़ाई अलग ही चल रही है और किस प्रकार के बैनर पोस्टर लगे हैं। इस बैनर पोस्टर को देखिए, शरद पवार की एक तस्वीर है और नीचे लिखा है गरी एकता निघाला 83 वर्षाचा योद्धा। यानी इसका मतलब होता है कि एक योद्धा अकेला ही लड़ने निकल चुका है 83 साल की उम्र में। देखिए ये बड़ी तस्वीर है, गरी एकता निघाला, यानी योद्धा अकेले निकल चुका है। और यहाँ पर देखिए राष्ट्रवादी फक्त साहिबांची, जिसका मतलब होता है राष्ट्रवादी यानी एनसीपी सिर्फ और सिर्फ साहब की। आपको बता दें कि एनसीपी में बगावत होने के बाद आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि आखिरकार कितने विधायक अजीत पवार के साथ हैं और कितने विधायक शरद पवार गुट के साथ हैं। इसीलिए दोनों ही पक्षों की तरफ से बैठक बुलाई गई है। एक बैठक जो है अजीत पवार की तरफ से बुलाई गई है, जो कि बांद्रा में एमएटी में बुलाया गया है। छगन भुजबल ट्रस्ट का कॉलेज है, वहां पर यह बैठक बुलाई गई है। साथ ही साथ वहां दावा किया गया है कि अधिकतर जो विधायक और सांसद हैं वो अजीत पवार के साथ आएंगे। वहीं दूसरी तरफ छगन भुजबल ट्रस्ट में जो मीटिंग होने वाली है उस पर निगाहें टिकी हुई हैं। वहीं वाईबी चौहान, यशवंतराव बलवंतराव चौहान सेंटर है, यहाँ पर शरद पवार ने बैठक बुलाई हुई है और शरद पवार 1 बजे जो बैठक करने जा रहे हैं, यहाँ पर उन तमाम विधायकों और पदाधिकारियों को बुलाया गया है आज। और सीधे रुक करेंगे अजीत गुट की, जहां पर बैठक होनी है वहीं से रौनक खोखरे हमारे साथ मौजूद है। रौनक, मृत्युंजय बता रहे हैं शरद पवार गुट की जहां दोपहर 1 बजे बैठक होनी है, वहां अभी तक 2 विधायक नजर आ रहे हैं। आप जहां मौजूद हैं, अजीत पवार गुट, यहां पर विधायकों के पहुंचने का सिलसिला अभी शुरू हुआ क्या, कोई नजर आ रहा है? जी देखिए, यहाँ पर भी 2 विधायक जो है पहुँच चुके हैं और मुख्य तौर पर विधायकों के आने का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो चुका है। और कुछ देर बाद यानी करीब 11 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब यहाँ पर खुद उप मुख्यमंत्री अजीत पवार यहाँ पर पहुँचेंगे, प्रफुल्ल पटेल यहाँ पर पहुँचेंगे। मैं आपको यहाँ की तस्वीरें रोमाना दिखा दूँ। मेरे कैमरा पर्सन आसिफ से कहूँगा कि यहाँ पर भी बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता है उनके आने का सिलसिला जो है यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तमाम जो महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों से जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचने शुरू हो गए। प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे जो यहाँ पर पहुंच चुके सांसद है एनसीपी से, आपको तस्वीरें कैमरा पर्सन आसिफ दिखाएंगे जहाँ पर सुनील तटकरे यहाँ पर पहुंच चुके। मैं आपको बता दूं कि सुनील तटकरे इस पूरे इसमें बहुत ही इंस्ट्रूमेंटल उनकी भूमिका रही है। प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे, छगन भुजबल और अजीत पवार, इन्होंने मिलकर ही ये जो गठबंधन है बीजेपी के साथ जाने का वो तय किया। और हम बात करने की कोशिश करेंगे सुनील तटकरे से। इस वक्त जो है सुनील तटकरे फिलहाल बोलने के मूड में नहीं है, लेकिन मुख्य तौर पर मैं आपको बता दूं कि धीरे धीरे यहाँ पर जो
नेता है उनके आने का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो गया है और जी। मुख्य तौर पर सभी ये जानना चाहते हैं कि कितने विधायक आज अजीत पवार और उनके साथ यहाँ पर दिखाई देखिए, देंगे। सुनील जी। तटकरे का पहुंचना हैरान नहीं करता क्योंकि सुनील तटकरे अजीत पवार गुट के ही हैं और सुनील तटकरे को महाराष्ट्र एनसीपी की जिम्मेदारी भी प्रफुल्ल पटेल ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो दी गई थी जयंत पाटिल को खारिज करके। हालांकि शरद पवार गुट की तरफ से जयंत पाटिल के पास ही महाराष्ट्र एनसीपी की पूरी जिम्मेदारी है और इस सब के बीच जो पाला बदलने का खेल है ना विधायकों का, एनसीपी के विधायकों का, वो शुरू हो गया है। और ये मैं क्यों कह रही हूं क्योंकि मुंबई से जो बड़ी खबर आ रही है उसके हिसाब से अजीत गुट के 2 विधायक इस वक्त शरद गुट के साथ नजर आ रहे हैं। एनसीपी के विधायक किरण लमाटे वाईबी चव्हाण सेंटर पहुंच चुके हैं। ये अहमदनगर के अकोला से विधायक हैं। अशोक बापू पवार ये भी पहुंच चुके हैं वाईबी चव्हाण सेंटर। ये शिरूर से विधायक हैं और ये दोनों विधायक इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि अजीत पवार के साथ ये दोनों लगातार नजर आ रहे थे। अजीत पवार के समर्थन में हस्ताक्षर भी इन दोनों ने किए थे। एक बार फिर से आपको लेकर चलते हैं। मृत्युंजय इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मृत्युंजय, रौनक कुकड़े बता रहे हैं वहां पर भी 2 विधायक पहुंच चुके हैं, सुनील तटकरे वहां पर पहुंच चुके हैं, लेकिन यहां आप जहां पर मौजूद हैं वाईबी चव्हाण सेंटर, यहां जो 2 विधायक पहुंचे हैं उनका जिक्र इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि रविवार से आज बुधवार ये पाला बदलने का खेल इन्हीं 2 विधायकों के जरिए फिलहाल नजर आ रहा है। मृत्युंजय, बिल्कुल रोमाना, और आपको याद होगा इसी प्रकार की कुछ तस्वीर 2019 में भी देखने को मिली थी जब अजीत पवार ने बगावत किया था। 24 घंटे बाद पूरी बाजी पलट गई थी। शरद पवार ने जैसे ही आह्वान किया, तमाम जो नेता अजीत पवार के साथ नजर आए थे वो धीरे धीरे यशवंतराव चौहान की तरफ, सेंटर की तरफ बढ़ते हुए नजर आए। आज भी लगभग वही तस्वीर नजर आ रही है। अभी तक 2 विधायक आ चुके हैं। क्यों ये महत्वपूर्ण है दोनों विधायक? क्योंकि ये दोनों विधायक अजीत पवार के साथ नजर आ रहे थे। पहले जो विधायक हैं किरण लमाटे, ये शपथ विधि के दौरान भी मौजूद थे। जमकर इन्होंने अजीत पवार के समर्थन में नारे भी लगाए थे। और दूसरे जो विधायक हैं अशोक बापू पवार, ये देवगिरी में एक बैठक हुई थी जो अजीत पवार गुट की, उस बैठक में मौजूद थे। और यहाँ आने के बाद दोनों कह रहे हैं कि हम तो साहब के साथ हैं, यानी हम शरद पवार के साथ हैं। और ये कह रहे हैं कि हमसे एक जगह साइन कराया गया है, यानी सवाल यही है कि साइन क्या जबरन कराया गया है? अब निगाहें टिकी हुई है कि कितने विधायक यहाँ पर आते हैं। संख्या बल के अनुसार बहुत लोग दावा कर रहे हैं। हम कुछ लोगों से बात करते हैं और उनकी प्रतिक्रिया जानते हैं। किसके साथ हैं आप लोग? हम लोग पवार साहब के साथ ही है। अजीत पवार के साथ नहीं है? नहीं अजीत पवार ने ठीक किया? हम लोग पवार साहब के साथ ही नहीं किया है। हम लोग किसी पवार साहब को छोड़ेंगे नहीं। पवार साहब ही वन मैन शो है, राष्ट्रवादी है, पवार साहब का ही है। बाकी लोग जो गए हैं, छगन भुजबल हैं, हसन मुशर्रफ हैं, प्रफुल्ल पटेल है, पार्टी के इतने बड़े नेता जो पवार साहब के इतने करीबी थे, वो चले गए। क्या कहना चाहेंगे? बड़े बड़े नेता चले गए एनसीपी के। पवार साहब बहुत सबको बड़ा नेता, यह नेता जी जाते हैं ना, कुछ भी नहीं है। अच्छा, ये वापस आएंगे तो इनको आप लोग स्वीकार करेंगे? अभी वो कार्यकर्ता स्वीकार करेंगे? पवार साहब का ही बड़ा डिसीजन है। जो पवार के साहब के साथ है वही उनके साथ रहेंगे और ये लोग सब जरूर पवार साहब एक न एक दिन वापस आएंगे। चलिए, विश्वास जता रहे हैं कि ये लोग जो लोग गए हैं वो एक न एक दिन बिल्कुल, वापस आएंगे। और यहाँ पर कार्यकर्ता जुटते हुए वाईबी चव्हाण सेंटर पर बैठकों का दौर तय हो जाएगा। आज किसके हाथ में एनसीपी की डोर? नजर बनाने का दिन है आज, गिनती रखने का दिन है आज, क्योंकि विधायक कौन, कितने, कहां, किस खेमे में पहुंच रहे हैं, इसी से तय होगा कि आखिरकार पवार वर्सेस पवार एनसीपी का कौन है सरदार। अगली बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। महाराष्ट्र में छिड़े घमासान के बाद यूसीसी पर जारी घमासान की बात कर लेते हैं, जिसमें आज दिन अहम है। एक अहम बैठक हो रही है। ये यूसीसी पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक है। ऑनलाइन ये बैठक हो रही है और इस बैठक में बोर्ड के करीब 250 मेंबर्स हैं जो शिरकत कर रहे हैं। तो बड़ी खबर, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के 250 सदस्यों की बड़ी बैठक चल रही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बैठक में चर्चा। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से अपने सुझाव तैयार कर लिए गए हैं जो लॉ कमीशन को सौंपे जाने हैं। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर ये जो बड़ी बैठक हो रही है, इसी पर कुछ जानकारियां जल्दी से आपके सामने रख देती हूं। आज बड़ी बैठक हो रही है यूसीसी पर।
और ये बैठक कौन कर रहा है, किसकी बैठक है? ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक है। कितने लोग शामिल हो रहे हैं इसमें? 250 सदस्य हैं मुस्लिम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो इसमें शिरकत कर रहे हैं, और ये बैठक ऑनलाइन तरीके से की जा रही है। जल्दी से अगले ग्राफिक्स ले आइए। यूसीसी पर ड्राफ्ट की बारीकियों पर चर्चा इस बैठक में हो रही है, और आगे क्या होने वाला है? पर्सनल लॉ बोर्ड जो है वो सरकार को सौंपेगा अपना ड्राफ्ट। तो लॉ कमीशन को ये ड्राफ्ट सौंपा जाएगा। लॉ कमीशन ने, आप जानते हैं, 1 महीने की विंडो खोली थी, सुझाव मांगे थे। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी संजय त्रिपाठी इस वक्त मौजूद है। संजय, ये बता दीजिए कि पहले जो स्टैंड था ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का, एक तरीके से सिरे से खारिज यूसीसी को करता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन अब यूसीसी पर सरकार का रुख सामने आने के बाद क्या ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुख में भी तब्दीली आई है? मतलब अब सिरे से खारिज करने की बजाय क्या ऐसा माना जाए कि कुछ सुझाव देने की तैयारी में है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड? बहुत तब्दीली रोमाना मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुख में नहीं आई है, और जब से ये बात सामने आई है कि देश में यूसीसी लागू किया जाएगा, जिसको लेकर के सरगर्मी बढ़ी है, उसके बाद से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में भी हलचल तेज हुई है। पिछले हफ्ते भी एक बैठक हुई थी जिसमें यह तय हुआ था कि लॉ कमीशन को एक ड्राफ्ट बना करके दिया जाएगा, अपनी आपत्तियाँ और सुझाव बना करके दी जाएंगी। और आज जो बैठक हो रही है उसमें जो ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है उसके मसौदे पर चर्चा होगी कि इसमें इन बिंदुओं को रखा गया है। हमारी बात हुई है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य से, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि जो रिवाज शरीयत में है, जो परंपराएं शरीयत के हिसाब से है, उनमें दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, चाहे वो 3 तलाक हो, बहुविवाह हो, हलाला हो, खुला हो, संपत्ति के अधिकार की बात हो, गोद लेने की बात हो। ये सारे अधिकार जिस तरह से शरीयत ने मुसलमानों को दिए हैं, उन अधिकारों को लेकर के लड़ाई लड़ी जाएगी, और ड्राफ्ट में भी इन बातों को पूरी मजबूती से रखा गया है। इन पर किसी भी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड नहीं है। और इसी ड्राफ्ट को लेकर के चर्चा तमाम जानकारी के लिए तो वही सख्त रुख यूसीसी को लेकर एक तरीके से खारिज करता हुआ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का फिलहाल नजर आ रहा है। ये जानकारी संजय त्रिपाठी दे रहे थे, और इस बीच यूसीसी पर एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। सूत्रों के मुताबिक जानकारी सामने आई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूसीसी को लेकर केंद्रीय मंत्रियों की एक टीम गठित की है जो उत्तराखंड के यूसीसी का अध्ययन कर रही है, और फिर इसी के तहत बीते 24 घंटे में 5 केंद्रीय मंत्रियों की मीटिंग हो चुकी है। यह मीटिंग बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ हुई है। तो दिन भर कल इसी तरीके की हलचल रही है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ मंत्रियों की बैठक का दौर कल चलता रहा, और जो जानकारी सामने आई वो यही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से यूसीसी को लेकर केंद्रीय मंत्रियों की एक टीम जिसका गठन कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर यूसीसी को लेकर बीजेपी एक्शन में नजर आ रही है। 24 घंटे में किस किस से मंथन हुआ है, जेपी नड्डा से किस किस ने मुलाकात की है, केंद्रीय मंत्रियों का मैं जिक्र कर रही हूं। उसमें आप देख रहे हैं भूपेंद्र यादव हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, बीएल संतोष हैं, राष्ट्रीय महामंत्री संगठन के, उनकी भी मुलाकात जेपी नड्डा से हुई है, और चर्चा इसी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर। इतना ही नहीं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने मुलाकात की, किरण रिजिजू केंद्रीय भूविज्ञान मंत्री, उन्होंने मुलाकात की, अर्जुन राम मेघवाल केंद्रीय कानून मंत्री हैं, और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की भी मुलाकात जेपी नड्डा से हुई है। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी नीरज पांडे इस वक्त मौजूद है। जरा जानते हैं नीरज पांडे से, ये मीटिंग्स का दौर जो चला उस मंथन में क्या निकला, सूत्र क्या जानकारी दे रहे हैं नीरज? रोमाना, दरअसल यूसीसी एक कोई छोटी बात नहीं है। यूसीसी इस देश के लिए आने वाले हजारों साल का भविष्य तय करेगा, क्योंकि इस देश में एक देश एक कानून की धारणा पहली बार इम्प्लीमेंट करने की तैयारी है। इसमें से उत्तराखंड सरकार ने सबसे बड़ा और बोल्ड स्टेप लिया है। उत्तराखंड सरकार ने सबसे पहले घोषित किया कि हम यूसीसी लाने जा रहे हैं, और उनकी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। लोगों से उन्होंने सुझाव कलेक्ट कर लिए हैं, ड्राफ्ट तैयार कर लिया है, कभी भी वो इसको अपने विधानसभा में बिल पेश कर सकते हैं। तो केंद्र सरकार भी उसी तर्ज पर कुछ काम कर रही है, क्योंकि केंद्र सरकार ये चाहती है कि जो उत्तराखंड सरकार यूसीसी लेकर आ रहे हैं उसका अध्ययन किया जाए, और उसकी तर्ज पर अगर वो सही है तो उसमें कुछ और तब्दीलियां करके पूरे भारत में उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। तो एक बात तो तय है कि यूसीसी सबसे पहले उत्तराखंड में आएगा, और उस कानून के लागू होने के बाद उस कानून का अध्ययन किया जाएगा, और उसको सेंटर में केंद्र सरकार के जरिए संसद में पेश किया जाएगा। तो उसी को लेकर चूंकि सरकार में बहुत सारे कामों के लिए अलग अलग कमेटियों का गठन होता है, तो प्रधानमंत्री ने ये जिम्मेदारी कुछ केंद्रीय मंत्रियों को सौंपी है, जिन केंद्रीय मंत्रियों
मंत्रियों के साथ कल भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बारी बारी से मुलाकात की। भूपेंद्र यादव, गजेंद्र सिंह शेखावत, निर्मला सीतारमण, अर्जुन राम मेघवाल जो लॉ मिनिस्टर हैं इस समय और पहले के लॉ मिनिस्टर रहे किरण रिजिजू, इनके साथ भाजपा अध्यक्ष ने लंबी चर्चा की और लंबी चर्चा का मूल केंद्र रहा यूसीसी, क्योंकि मेरी जो जानकारी है उसके अनुसार पहली बैठक में खुद संगठन मंत्री भी मौजूद थे और उस दौरान यूसीसी पर बहुत विस्तार से बातें हुई। बहुत शुक्रिया नीरज पांडे तमाम जानकारी के लिए। तो यूसीसी को लेकर ही ये बड़ा मंथन हो रहा है, बड़ी कमेटी बनी है और तैयारी जोरों पर सरकार की यूसीसी को जमीन पर उतारने की। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर लगातार एक के बाद एक बड़ी खबरें सामने निकल कर आ रही है। इस बीच आपको जानकारी देते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जिसमें कहा यह जा रहा है कि आदिवासियों को रियायत दी जाएगी, आदिवासियों को यूनिफॉर्म सिविल कोड के दायरे से बाहर रखा जाएगा, तो इसी बात को लेकर सवाल उठाया जा रहा है। आदिवासियों को छूट की बात का मुद्दा बनाया जा रहा है और यह मुद्दा जो है वो आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से उठाया जाएगा। सुशील मोदी की तरफ से यह बयान दिया गया था और उसी बात को अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से मुद्दा बनाने की पूरी तैयारी है। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय इस वक्त मौजूद है। जरा जानते हैं अभिषेक उपाध्याय से, आदिवासियों को छूट वाली बात जो सामने निकल कर आ रही है, उसी के आधार पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यूसीसी को खारिज करने का अपना ड्राफ्ट तैयार कर रही है। अभिषेक, बिल्कुल, देखिए वो एक बड़ा मसला रहेगा रोमाना, क्योंकि बोर्ड के सदस्यों का मानना है कि जब आप कबीलाई जो कबीलाई हैं यानी कि जो आदिवासी, उनको जब आप बाहर ही कर देंगे तो आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड कैसे रहेगा। ये भी सवाल उठाया जा रहा है कि क्या ये यूनिफॉर्म सिविल कोड सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करने के लिए बनाया गया है, ये सवाल भी उठाया जा रहा है। और ये भी एक अहम बात वो कह रहे हैं कि ये इस्लामी कानूनों से कहीं भी ताल्लुक नहीं रखता है, ये सीधा टकराता है, इसलिए कतई मंजूर नहीं है। ये एक बड़ा इशू आज रहेगा और ड्राफ्ट जो उनकी ओर से तैयार किया जा रहा है रोमाना, उसमें भी ये बात शामिल होगी। तो ये जो आज बैठक चल रही है, ये ड्राफ्ट तैयार करने के लिए बैठक चल रही है और उसके बाद फिर तैयारी करने के बाद ये लॉ कमीशन को सौंपा जाएगा। अपडेट क्या है अभिषेक? बिल्कुल, देखिए वकीलों की एक टीम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की पूरे इस जवाब को तैयार कर रही है जो उनको लॉ कमीशन ऑफ इंडिया को सौंपना है। उसमें जो उलेमा उकराम हैं, जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं, उनके सजेशन हैं, वो दीन की रोशनी में सजेशन है, लेकिन साथ में इसके बिल्कुल देखिए अभी जो बैठक चल रही है, इस बैठक की खास बात यह है कि इस बैठक में बाकायदा चर्चा की जाएगी और फाइनल शेप दिया जाएगा और फाइनल शेप देने के बाद इसे लॉ कमीशन को सौंपा जाएगा। बहुत शुक्रिया अभिषेक उपाध्याय इस जानकारी के लिए। तो अभिषेक उपाध्याय जो बता रहे हैं किस तरीके से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अपनी रणनीति बनाने में जुटा हुआ है और मन उसने बना लिया है कि साफ तौर पर इसको खारिज ही करना है। उसी के लिए दलीलें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से तैयार की जा रही हैं और फिर उसको लॉ कमीशन को दिया जाएगा। अच्छा, महाराष्ट्र का रुख कर लेते हैं। वहां सियासत लगातार गरमाई हुई है। कुछ ही देर बाद अजीत पवार गुट की बैठक शुरू होनी है। सुबह 11 बजे का समय है, आप जानते हैं, और बैठक के लिए अब विधायकों के पहुंचने का सिलसिला अजीत पवार की बैठक में शुरू हो गया है। बैठक के लिए अभी तक सांसद हैं सुनील तटकरे, वो पहुंच चुके हैं। कितने विधायकों के समर्थन वाले सवाल पर हालांकि सुनील तटकरे की तरफ से पूरी तरीके से चुप्पी साध ली गई है। बैठक के लिए पहुंचने का सिलसिला अजीत पवार गुट के विधायकों का शुरू हो गया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी रौनक कोकरे मौजूद हैं, लेकिन उससे पहले आपको सीधे लेकर चलते हैं। क्या कह रहे हैं छगन भुजबल? मंत्री पद की शपथ ली है अजित पवार के साथ, सुनते हैं। स्पष्ट करणार आहोत आणि काही ठिकाणी जो संभ्रम जो आहे तो दूर करण्याचं काम करणार आहोत। नाशिक आपला बालेकिल्ला आहे साहेब, पण तिथे पण अनेकांनी प्रश्न उपस्थित केले की कार्यालयापासून ते अनेक मुद्द्यांपासून आज या गोष्टी कार्यकर्त्यांना काय आव्हान करणार? प्रत्येक ठिकाणी थोडे तर विरोधक आमच्या निघणारच आहेत, प्रत्येक ठिकाणी निघणार, ते पुण्यात निघणार, ते इकडे निघणार, तिकडे निघणार, त्याची काळजी करायचं काहीही कारण नाही। नाशिकमध्ये सुद्धा 99% आमचे कार्यकर्ते जे आहेत ते आमच्याबरोबरच आहेत। आता 1% कधी काही न काम केलेले आहेत त्यांचे चेहरे जे आता पुढे येतात, आम्ही तुमच्याबरोबर नाही हे सांगण्यासाठी, त्यांची आम्हाला अजिबात काळजी वाटत नाही। शरद पवार जी का फोटो सबसे बड़ा फोटो यहाँ पर लगाया गया है, बावजूद इसके उन्होंने मना किया है कि मेरा फोटो यूज। अरे भाई ठीक है, वो हमारे गुरु है, नेता है, हमने लगाया है,
वहाँ पर भी वो बैठक लेने जा रहे हैं, वहाँ पर भी कुछ विधायक पहुँच रहे हैं। आखिरकार कितनी संख्या है विधायकों की आपके पास? 2-4-5 उधर भी जाएंगे क्या? अभी कल मुझे बुलाएंगे, आजा मैं भी जाऊंगा। अच्छा, हम तो समझ वापस नहीं, मतलब दर्शन के लिए जाएंगे ना हम। क्यों सर, आपके साथ कितने विधायक? भूमिका से हम दूर नहीं हो गए, और हमारे गुरु है, हमारे नेता है क्या, उनके बारे में हमारे दिल में प्यार है। कल बोलते भुजबल आ जाओ इधर, ये काम है, तो चला भुजबल जाएगा, कौन नहीं जाएगा। अजीत पवार को साथ लेके जाएंगे? अजीत पवार को बुलाएंगे, अजीत पवार भी जाएगा, सब जाएंगे और उनसे बातचीत करेंगे, क्या हुआ बताएंगे। हम भी हमारा दिल जो है उनके सामने रखेंगे। मगर आज जो भूमिका अभी हम लोगों ने ली है, उससे दूर जाने की कोई जरूरत नहीं है और नहीं जाएंगे। आपल्याबरोबर अनेक आमदार शपथविधीच्या सोहळ्यावर होते, उदाहरणार्थ लमाटेपासून अरे त्यांनी बोलवलं तर जाणार, परत इकडे येतात। सर, रिजोल्यूशन कोई पास होगा आज की बैठक में? आप होने के बाद बताएं। तो छगन भुजबल को आप सुन रहे थे, कह रहे हैं कि शरद पवार हमारे नेता हैं, लेकिन विधायक हमारे साथ कितने हैं? तो आप देख लीजिए, विधायकों का तो तांता लगा हुआ है। कह रहे हैं शरद पवार के सम्मान में लोग उनके खेमे में भी नजर आ रहे हैं। सम्मान तो हमारे मन में भी शरद पवार के लिए, हमें बुलाएंगे तो हम भी जाएंगे, हमारे गुरु हैं। लेकिन फिलहाल संख्या बल को लेकर पूरी तरीके से आश्वस्त फिलहाल अजीत पवार गुट नजर आ रहा है। छगन भुजबल की तरफ से बड़ा दावा है कि विधायकों का तांता लगा हुआ है और सभी विधायक अभी आपको स्टेज पर नजर आ जाएंगे। 11 बजे से यह बैठक अजीत पवार गुट ने बुलाई है। बेहद दिलचस्प है, शरद पवार के मना करने के बावजूद शरद पवार का बड़ा पोस्टर जो अजीत पवार गुट ने हर तरफ चस्पा कर रखा है। और ऐसे में सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी रौनक कुकड़े इस वक्त मौजूद हैं। जरा समझते हैं रौनक कुकड़े से कि अजीत पवार गुट में इस वक्त तक कितने विधायक आप गिन चुके हैं, कितने विधायक अब तक यहां पर पहुंचे हैं? रौनक जी देखिए, अभी तक रोमाना जो मैं देख पाया हूँ, करीबन यहाँ पर 3 विधायक जो है वो मौजूद है। 3 विधायक यहाँ पर पहुँचे हैं और 2 MLC यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो यहाँ पर पहुँचे हैं। तो मुख्य तौर पर अभी तक यहाँ पर अगर देखा जाए तो कुल 5 विधायक पहुँच चुके हैं। मैं आपको पहले तस्वीरें दिखा दूँ कि कार्यकर्ताओं का यहाँ पर आने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। दरअसल जो ये पूरा स्टेज बनाया गया है, यहाँ पर पहले विधायक नहीं आ रहे हैं। ये जो MET कॉलेज है, इसके अंदर एक रूम है जहां पर सभी विधायक जो है उन्हें पहले एक एक कर बुलाया जा रहा है और वहां पर पहले रणनीति तय हो रही है। तो कुछ देर बाद यहां पर अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल पहुंचेंगे। हम आपको थोड़ी देर पहले हमने सुना है कि छगन भुजबल यहां पर पहुंचे हुए थे। पूरे यहां पर रौनक एक बात बताइए ना, रौनक एक बात बताइए ना, आप कह रहे हैं कि 3 विधायकों को आप देख रहे हैं, 2 विधान परिषद के सदस्य भी आपको नजर आ रहे हैं, मतलब कुल मिलाकर 3 विधायक 2 MLC जो अभी तक आप देख पा रहे हैं। लेकिन वो जिस कमरे का आप जिक्र कर रहे हैं जो यहाँ पीछे है, वहां के बारे में क्या जानकारी है कि वहां पर अभी विधायकों की कुछ संख्या पता चल पा रही है, कितने वहां पहुंचे हैं? जी देखिए रोमाना, फिलहाल मीडिया को वहां पर जाने से मना किया गया है। रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, पुलिस का वहां पर काफ़ी बंदोबस्त है, लिहाजा वहां पर एक्सेस नहीं कर पा रहे। पर जो हमारे सूत्र बता रहे कि लगातार विधायकों के आने का सिलसिला वहां पर शुरू है। वहां पर जो पदाधिकारी है पार्टी के, उन्होंने एक रजिस्टर मेंटेन किया है। जो भी विधायक वहां पहुंच रहे हैं उनकी सिग्नेचर बाकायदा वहां पर ली जा रही है और उसके बाद वो अब स्टेज पर यहाँ पर धीरे धीरे एक एक कर आ रहे हैं। तो फिलहाल इस सभागार में केवल 3 विधायक जो है पहुंचे हैं, जिनको हमने देख पाए हैं। सिर्फ 3 विधायक अभी तक पहुंचे हैं अजीत पवार गुट की जहां बैठक होनी है वहां पर। यह आंकड़ा अपने आप में क्या बहुत कुछ संकेत और संदेश दे रहा है, इसको लेकर लगातार बड़ा अपडेट एबीपी न्यूज पर आप हमारे साथ देख रहे हैं। लेकिन उससे पहले रौनक कुकड़े का एक बार फिर से रुख करते हैं और रौनक से समझते हैं कि रौनक, शरद पवार के मना करने के बावजूद उनका चेहरा हर तरफ पोस्टर्स में छाया हुआ है। अजीत पवार गुट की इस बैठक में क्या माना जाए, ये शरद पवार का रसूख और अजीत पवार गुट की मजबूरी है कि शरद पवार से अलग लाइन लेने के बावजूद, शरद पवार से बगावत करने के बावजूद उनका चेहरा पोस्टर्स में दिखाया जा रहा है? रौनक जी देखिए रोमाना, मुख्य तौर पर अगर देखा जाए तो एनसीपी यानी शरद पवार, इसी तरह का समीकरण जो है पिछले कई दशकों से महाराष्ट्र और महाराष्ट्र की राजनीति में देखा गया। इसलिए तुरंत प्रभाव से अगर
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी या अजीत पवार ये दावा कर रहे हैं कि वो पार्टी उनकी है। ऐसे में शरद पवार के बिना इस पार्टी को आगे ले जाना अजीत पवार के लिए भी बहुत ही मुश्किल रहेगा और इसीलिए फिलहाल शरद पवार के मना करने के बावजूद उनकी तस्वीर जो है अजीत पवार के खेमे में जहां पर ये प्रोग्राम हो रहा है वहां पर देखने को मिल रही है। बिना शरद पवार एनसीपी का बहुत ज्यादा वजूद जो है महाराष्ट्र में नहीं देखने को मिलता और इसी वजह से शरद पवार जरूरी है और शायद यही अजीत पवार की मजबूरी कि शरद पवार से बगावत करने के बावजूद अजीत पवार गुट ने जो बैठक बुलाई है वहां पोस्टर्स में हर तरफ शरद पवार का चेहरा छाया हुआ नजर आ रहा है और खुद शरद पवार ने जहां पर बैठक बुलाई है 1 बजे दोपहर, वहां से हमारे सहयोगी मृत्युंजय इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मृत्युंजय, रौनक कुकड़े बता रहे हैं कि अजीत पवार वाली बैठक में अभी तक सिर्फ 3 एमएलए पहुंचे हैं, 2 एमएलसी पहुंचे हैं। आप जहां वाईबी चौहान सेंटर पर मौजूद हैं, यहां पर कुछ देर पहले तक 2 विधायक आप कह रहे थे पहुंच चुके हैं, आंकड़ा बढ़ा क्या? ऐसे होता है कि कोई भी लोकसभा का इलेक्शन या स्टेट इलेक्शन जब भी डिक्लेयर होता है पवार को सुन रहे हैं, संभावना होती है, शरद पवार के पोते हैं और शरद पवार के साथ मजबूती से इस मौके पर खड़े हुए हैं। सुनते हैं जरा क्या कह रहे हैं। कहते हैं 4 दिन पहले महाराष्ट्र के विविध जो अधिकारी है उनसे आप थोड़ा सा जानकारी ले लो प्राइवेट में, वो ओपनली तो नहीं बताएंगे, लेकिन 4 दिन पहले ऑलरेडी इंस्ट्रक्शंस आ गए कि आपके पास जो ईवीएम मशीन है या मैन्युफैक्चरिंग करना पड़ेगा वो करने के लिए चालू कर लो। तो इससे अंदाजा ये आता है कि लोकसभा इलेक्शन ये दिसंबर में हो सकते हैं और महाराष्ट्र का जो इलेक्शन जो अक्टूबर 2024 में वो भी लोकसभा के साथ होगा और इसका मुख्य कारण कर्नाटका है। कर्नाटका में भाजपा का जो हार हुआ उससे लोकसभा के जो नंबर्स है वो कम हो सकते हैं और वो अंदाज वो अभी मध्य प्रदेश में भी है, वो अंदाज उत्तराखंड में भी है, वो अंदाज अभी हरियाणा भी है और महाराष्ट्र में तो परिस्थिति बहुत ही खिलाफ है बीजेपी के। इसीलिए अभी दिसंबर में लोकसभा और महाराष्ट्र की विधानसभा का इलेक्शन हो सकता है और महाराष्ट्र का कुटुंब फैमिली जो बीजेपी ने तोड़ा गया सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन के लिए, व्यक्तिगत हित के लिए उन्होंने तोड़ा है, ऐसा हम सबका कहना है। क्या जनता जवाब देगी जैसा कि शरद पवार साहब खुद कह रहे हैं? एक आपको बताता हूँ, कोई भी ईडी जैसी ताकत हो या पैसे की ताकत हो या पावर की ताकत हो, उससे सबसे बड़ी ताकत लोकतंत्र की ताकत है, लोकशाही की ताकत है, लोगों की ताकत है। और लोगों को आज भी अगर आप पूछो तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जो 2014 के बाद महाराष्ट्र का जो राजनीति है वो बहुत खराब हो गया है। लोगों को ये मालूम है, लोगों को बदल चाहिए, लोगों को अच्छा विचार चाहिए। 2023 एंड में जो इलेक्शन होगा उसमें परिवर्तन होगा, लोग अच्छे लोगों को चुन के देंगे और जो लोग खुद के फैमिली के शरद पवार के पोते एनसीपी के विधायक रोहित पवार को आप सुन रहे थे। बड़ा आकलन, भविष्यवाणी करते हुए लोकसभा चुनाव 2024 नहीं, इसी साल के अंत में 2023 दिसंबर में हो जाएंगे। यहां तक कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव जो अगले साल 2024 अक्टूबर में होना है वो भी इसी साल करा लिया जाएगा। और कटघरे में बीजेपी को यह कहते हुए खड़ा कर रहे हैं रोहित पवार कि साहब कर्नाटक में हार की वजह से बीजेपी बौखला गई है और इसी वजह से इस कवायद में बीजेपी जुटी हुई है। बड़ी खबर आपको बता देते हैं, महाराष्ट्र में सियासी हलचल लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है और दूसरी तरफ मंत्रिमंडल और बीजेपी संगठन में बदलाव को लेकर भी अब हलचल तेज हो रही है। बड़ी खबर यह है कि प्रहलाद पटेल को मध्य प्रदेश और मनसुख मांडविया को गुजरात का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। प्रहलाद पटेल 11:30 बजे जेपी नड्डा से मुलाकात करने वाले हैं। कल ही 4 राज्यों को नए अध्यक्ष बीजेपी की तरफ से दिए गए हैं और ऐसे में कुछ और राज्यों में संगठन के स्तर पर तब्दीली को लेकर कयास लग रहे थे, जिसमें पहले से ही कयास लग रहे थे। प्रहलाद पटेल के नाम पर मध्य प्रदेश को लेकर, मनसुख मांडविया के नाम पर गुजरात को लेकर और अब करीब करीब मोहर लगती हुई इन नामों पर नजर आ रही है। सीधे रुख करते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी नीरज पांडे इस वक्त मौजूद है। जरा जानते हैं नीरज पांडे से, ऐलान कब तक हो सकता है नीरज इन तब्दीलियों का? देखिए, अगले 1-2 दिन में कभी भी ऐलान हो सकता है क्योंकि करीब 10 ऐसे राज्य थे जहाँ पर प्रदेश अध्यक्षों का कार्यकाल पूरा हो गया है, नए लोगों को पार्टी में देना है, जगह देनी है। ऐसे में 4 कल जारी कर दिए भारतीय जनता पार्टी ने। 6 राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों का अभी फिर से नाम घोषणा होना बाकी रह गया, जिसमें गुजरात, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हरियाणा जैसे महत्वपूर्ण राज्य हैं जिनमें अभी प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने हैं।
तो आज चूंकि मनसुख मांडविया के नाम की चर्चा पहले से ही काफी दिनों से चल रही है कि शायद उन्हें भाजपा संगठन में भेजा जा सकता है राज्य। बहुत शुक्रिया नीरज पांडे इस तमाम जानकारी के लिए। मनसुख मांडविया गुजरात की जिम्मेदारी दी जा सकती है उनको प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर, और सीआर पाटिल जो अभी तक गुजरात में प्रदेश अध्यक्ष की बीजेपी की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, बहुत मुमकिन कि उनको मंत्रिमंडल में जगह दे दी जाए। महाराष्ट्र की सियासी उठापटक के बीच एनसीपी के लिए निर्णायक है आज का दिन, क्योंकि आज नंबर गेम, तस्वीर साफ होने वाली है। कितने विधायक किसके साथ, कुछ ही देर में अजीत पवार गुट की बैठक शुरू होने वाली है। सुबह 11 बजे का समय दिया गया है और ऐसे में विधायकों के पहुंचने का सिलसिला इस बैठक में शुरू हो चुका है।